बढ़िया। अगर वही मैं एक वन डायमेंशनल रॉड को एक ऐसे एंड में एक ऑब्स्ट्रक्शन दिया, फिक्स नहीं है, जस्ट एक ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब कुछ ऐसा है, मैं अपना पेन नहीं गिराऊंगा, लाओ तुम लोगों का किसी का पेन तोड़ना है, हाँ हाँ हाँ, वाह, ऐसे फिजिक्स सीखेगा ना तो मन में बड़ा अच्छा फीलिंग आता है। हाँ, तो एक एंड पे ऑब्स्ट्रक्शन दिया, तो जैसे ही तुम इसको रिलीज किया t इक्वल टू 0, छोड़ा इसको, है ना, तो क्या क्या काम कर रहा है इस पे, वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये हाफ ऑफ द लेंथ l/2 है, ये तुम जो पॉइंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एवेल कराया इसमें एट द एंड डे, इसके वजह से यहां एक कॉन्टैक्ट फोर्स काम कर रहा है। तो सवाल यह है कि क्या ये कॉन्टैक्ट फोर्स mg के बराबर है? नहीं, अगर ये कॉन्टैक्ट फोर्स वाकई mg के बराबर होता तो mg वहां हवा में लटकता, मतलब मैजिक देखो, हैं? तो ये n mg के बराबर नहीं है। तो अब सवाल है कि क्या mg माइनस n, अगर n mg के बराबर नहीं है तो ऑब्वियसली ज़्यादा भी तो नहीं है, तो फिर क्या सोच हो सकता है कि n mg से कम है? तो हम जानते हैं कि n ऊपर mg नीचे, दोनों वर्टिकल लाइन पे है ना, तो mg माइनस n बराबर ma लिख सकते हैं, प्राइमरीली नहीं लिख सकते हैं प्राइमरीली नहीं लिख सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूं ना कि पूरा बात सुनना, सोना नहीं, जागो। हाँ अच्छा ठीक है, mg माइनस n बराबर m इंटू a नहीं लिख सकते हैं। सवाल है क्यों? कारण वही है, mg माइनस n, जब एक बॉडी में 2 3 4 5 6 8 10 n नंबर ऑफ फोर्सेस है, तो यू कैन स्टार्ट राइटिंग the net force equal to mass into acceleration subject to the condition, subject to the condition translation is allowed, मतलब उसका कोई भी एक पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो ऑब्स्ट्रक्टेड हो। यहां फिलहाल तो ऑब्स्ट्रक्शन दिख रहा है, भले ही अब सवाल है कि क्या ये ऑब्स्ट्रक्शन कितना देर का रहेगा, जितना देर का भी रहेगा, लेकिन कुछ डेल्टा t तक तो जरूर वो ऑब्स्ट्रक्शन काम करेगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग द टाइम स्पैन द एंड A हैज बीन ऑब्स्ट्रक्टेड बाय दिस सपोर्ट एट द एंड, उतना समय तक तो ये फ्री ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, यानी कि प्राइमरी मोशन ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट n इज लेस देन mg, ठीक है। अब जो ट्रांसलेशन यहां डेवलप करेगा वो कंसीक्वेंस ऑफ रोटेशन होगा। हर रोटेशनल बिहेवियर में ट्रांसलेशनल बिहेवियर छुपा हुआ होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कोई भी रोटेशन मोशन अगर डिस्टर्ब्ड हो जाए तो रोटेटरी मोशन से स्किप करने वाला हर मास टेंजेंशियल टू द सर्कुलर लोकस क्यों जाता है? हर पार्टिकल जो सर्कुलर लोकस में घूमता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो या वर्टिकल प्लेन हो, उसका इंस्टेंटेनियस कैरेक्टर क्या है? इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड ओमेगा। लेकिन अगर किसी कारणवश उसको सर्कुलर मोशन से बाहर निकलना होता है या सर्कुलर मोशन सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो वो पार्टिकल टेंजेंशियली भागेगा। तो इसका मतलब है कि लीनियर बिहेवियर टेंजेंशियल वेलोसिटी को एक तरह से उस ओमेगा का बाई प्रोडक्ट कह सकते हो, ठीक है। तो वही है, यहां भी हम लोगों का स्टेप 1 जो जाएगा कॉन्सेप्ट में, वो स्टेप 1 ये होगा कि यहां हम mg माइनस n बराबर ma, ये स्टेप 1 पे नहीं आएगा। वाई? बिकॉज देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन एट द एंड a ऑफ द रॉड, दैट मीन्स इसका प्राइमरी इफेक्ट क्या होगा? रोटेशन। प्राइमरी इफेक्ट क्या होगा? रोटेशन। तो स्टेप 1 में जाएंगे अबाउट द एंड ए
अबाउट द एंड ए पर जो ऑब्स्ट्रक्शन है उस ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से अबाउट एंड ए mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ दिस mg फोर्स जो कि रोटेट कराएगा यहां, ठीक है, mg इंटू L/2 दिस इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, mg इंटू L/2 इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, ठीक है ना। तो अब देखो, अब जो आई जो सीखे हो हर एक डायमेंशनल बॉडी का अलग अलग एक्सिस पोजीशन पे, वो अब काम में आने लगा। हमने क्या सीखा कि जब रॉड अपने एंड के अबाउट, ऐसे पढ़ा था ना हम लोग कि दिस इज रॉड, ये रोटेट करेगा, एंड से एक्सिस रहेगा और इसके अबाउट घूमेगा, तो इसका आई क्या होता है, ml²/3, करेक्ट, ठीक है। तो अब ये रोटेट कर रहा है अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू एंड ए इन दिस ऑर्डर, तो यूज ऑफ आई ये हो जाएगा हमारा mgl/2 बराबर ये होगा ml²/3 इंटू अल्फा, हाँ या ना, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां हमारा m और एक l कैंसिल होके अल्फा बन गया 3g/2l, यानी फर्स्ट डेवलपमेंट जो है, एज सुन एज वी विल रिलीज द रॉड, एज सुन एज वी विल रिलीज द रॉड एट इट्स हॉरिजॉन्टल पोजीशन provided one support is given at its one end and it is able to rotate about the end A in vertical plane, so the first development क्या होगा, अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना वैल्यू का, 3g/2l, समझ में आ रहा कि नहीं। ये जो 3g/2l का अल्फा होगा ये इस ऑर्डर में बना क्लॉकवाइज, क्योंकि रॉड क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। अब जो होगा देखो, अब एज ए रिजल्ट ऑफ रोटेशन, एज ए रिजल्ट ऑफ रोटेशन, एज ए रिजल्ट ऑफ रोटेशन, अल्फा इज प्रोड्यूस्ड, अल्फा इज प्रोड्यूस्ड at the center of mass of the rod, समझ में आया। अब ये जो रॉड का सेंटर में जो अल्फा बना क्लॉकवाइज, ये एंड ए, इधर एंड बी, ये मान लो सेंटर सी, ऐसे कुछ है ना। अब ये अल्फा जो क्लॉकवाइज बना, इसके वजह से इमीडिएट इसका अल्फा का यानी कि सेंटर ऑफ द रॉड का जो सर्क्यूलर लोकस होगा, वो सर्क्यूलर लोकस कुछ ऐसा होगा। ये अगर हमारा एक्सिस पोजीशन हो गया है या नहीं, बोलो, ये अगर हमारा एक्सिस पोजीशन हो गया तो सेंटर मास ऑफ द रॉड जो कि L/2 में है, अब L/2 एक रेडियल सेपरेशन मानते हुए सेंटर ऑफ मास का सर्क्यूलर लोकस ऐसे बनेगा। सो अल्फा इज प्रोड्यूस्ड इन दिस वे, समझ में आ रहा है कि नहीं। अल्फा क्लॉकवाइज बना जिसका वैल्यू हमने वहां कैलकुलेट किया 3g/2l। इमीडिएट इज अल्फा का असर क्या होगा, देखो सेंटर ऑफ मास में एसीएम में एक लीनियर एक्सेलरेशन बनेगा टेंजेंशियल टू द सर्कुलर लोकस, दैट विल बी अल्फा इनटू रेडियस L/2। समझ में आया। लीनियर एक्सेलरेशन बना सेंटर ऑफ मास में along the tangential line to the circular locus, ठीक है। और ये लीनियर एक्सेलरेशन अब ट्रांसलेशन के वजह से नहीं बल्कि रोटेशन का कंसीक्वेंस है। लीनियर एक्सेलरेशन तो बना, अगर यही क्वेश्चन में पूछेगा कि व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन एट द सेंटर ऑफ द रॉड वंस इट इज रिलीज्ड विद दिस कंडीशन, तो तुम डायरेक्ट ए नहीं निकाल पाओगे, जो ए निकलेगा वो ये होगा, यानी कि कितना होगा वो ए, अल्फा हमारा आया 3g/2l दैट इनटू L/2 यानी 3g/4।
सो जो लीनियर एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ द रॉड में बनेगा वो होगा 3g/4। বুঝতে পারছো সবাই? ক্লিয়ার হচ্ছে? नाउ क्वेश्चन arises, क्या रॉड का हर पॉइंट का लीनियर एक्सेलरेशन सेम होगा? अलग अलग होगा डिपेंडिंग ऑन रेडियस। अगर रोटेशन एंड ए के अबाउट हो रहा तो दूसरा एंड बी में अगर पूछा गया कि व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन एट द एंड बी, तो फिर क्या लिखोगे? अल्फा इन 12, क्योंकि एंड बी का रेडियल डिस्टेंस कितना है। अगर मेरे को पूछा कि भाई एक्सेलरेशन एट बी बताओ तो हम बताएंगे अल्फा इन 12, और उस एंड में का वैल्यू अगर इसमें डालेंगे तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 3g/12 इन 12 यानी 3g/2। क्लियर है? समझ में आया? बढ़िया बढ़िया। अब तब सवाल है कि जो सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था एट द एंड ए पे जो सपोर्ट दिया गया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सपोर्ट एट एंड ए? एंड ए पर जो सपोर्ट जिसका मैंने एफवीडी में किया भी है, हाँ एन जो लिखा है एन का वैल्यू क्या है? अकॉर्डिंग टू एफवीडी एन का वैल्यू क्या है? मैंने कहा था कि एन mg से कम है अगर मान लेते हैं तो डायरेक्ट तो हम एन नहीं निकाल पा रहे थे पहले, क्योंकि जब दो फोर्स का कंपैरिजन होता है और अगर दो अनइक्वल है तो रिजल्टिंग मोशन होगा, तो एक्सेलरेशन पता होगा तब ना दोनों फोर्स में से एक फोर्स को निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड अदर फोर्स इज नोन टू अस। तो हम लोगों के पास mg इसके बारे में तो जानते हैं, भले ही n के बारे में नहीं जानते, लेकिन n का जानकारी, n के बारे में जानकारी तब मिल सकता है जब हमको हाँ रिजल्टिंग एक्सेलरेशन पता हो। तो मेरे को तो रिजल्टिंग एक्सेलरेशन मिल गया, कहां मिला? इधर मिला ना, रिजल्टिंग एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। कारण ये mg और n अल्टीमेटली किस पे काम कर रहा है? ऑन द सेंटर ऑफ मास, मतलब टोटल मास ऑफ द रॉड पे। तो टोटल मास ऑफ द रॉड जो है उसका रिजल्टिंग एक्सेलरेशन क्या आया? 3g/4। तो हम n का वैल्यू अगर कैलकुलेट करने के लिए पूछेगा तो लिखेंगे देयरफॉर mg माइनस n बराबर m इंटू a, ठीक है ना। और जो a है वो है 3g/4, यानी कि n कितना हो गया? n हो गया mg माइनस 3mg/4, तो कितना हो गया ये? mg/4, यानी कि वो कॉन्टैक्ट फोर्स जो एक एंड पे दिया जाता है एज सून एज इट इज रिलीज्ड एट हॉरिजॉन्टल, उसका वैल्यू कितना है? mg/4। समझ में आ गया?